नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आए दिन अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो रहा है। अर्थनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अब तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी सरकार को अर्थव्यवस्था पर नसीहत दी है, आगाह भी किया है। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण और कांग्रेस की नीतियों का हवाला देते हुए कहा कि आगे का रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीति बेहतर थी या फिर मोदी सरकार की आर्थिक नीति। सवाल यह भी है कि यह मनमोहन सिंह की नसीहत है या नसीहत के बहाने कांग्रेस की कोई सियासत। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल जो नसीहत दी गई है उसके एक एक पॉइंट्स को आप जान लीजिए। कोविड में नौकरियां नहीं जानी चाहिए थी। राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकता चुननी होगी, ये भी दो टूक कहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक क्षेत्र पीछे छूट गए हैं। उनकी ओर से 1991 के सामाजिक सुधारों का भी जिक्र किया गया। आर्थिक प्रगति के साथ नहीं चल पाए स्वास्थ्य और शिक्षा। उदारीकरण सिर्फ आर्थिक संकट से उबरने का तरीका नहीं है, इस बात पर भी जोर देते हुए नजर आए पूर्व प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने की थी आर्थिक सुधारों की शुरुआत और 1990 के दशक के बाद के तमाम कामकाज का वो जिक्र करते हुए 30 साल में 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, इसका भी श्रेय कांग्रेस की सरकारों को देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह आज नजर आए। उन्होंने कहा कि कोविड में नौकरियां नहीं जानी चाहिए थी। और भी क्या बातें उनकी ओर से कही गई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। BJP should answer, Narendra Modi should answer why he has destroyed the Indian economy. And we are heading on the highway for an accident. All-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. गिरती विकास दर, कमजोर होता रुपया, बढ़ती बेरोजगारी, चढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों में आग। आज की तारीख में भारत की अर्थव्यवस्था को इन्हीं चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। कोरोना की मार आर्थिक हालात को और भी गंभीर बना रही है। मोदी सरकार के सामने इससे उबरने का चैलेंज है और इसे लेकर केंद्र को आगाह किया है देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। 24 जुलाई 1991 को देश में आर्थिक उदारीकरण का रास्ता खुला था, जब तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश को एक ऐतिहासिक बजट दिया था। इसके 30 साल पूरे होने पर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को लेकर लंबा चौड़ा बयान जारी किया और कहा कि आगे का रास्ता और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कोरोना महामारी ने जो हालात पैदा किए हैं उसने मौजूदा वक्त को मुश्किल बनाया है। अगर देश के तौर पर तब की स्थिति की तुलना आज से की जाए तो आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने वाले मनमोहन सिंह ने कोरोना काल में गई नौकरियों पर दुख तो जताया, लेकिन मोदी सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा में पीछे छूटने की याद भी दिलाई। मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने कांग्रेस में कई साथियों के साथ मिलकर सुधारों की इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई। हालांकि स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक क्षेत्र पीछे छूट गए और ये हमारी आर्थिक प्रगति के साथ साथ नहीं चल पाए। कोविड से जो इतनी सारी जिंदगियां और आजीविका गई हैं, वो नहीं होना चाहिए था। मनमोहन सिंह ने बयान आज दिया है, लेकिन आगाह वो कई बार कर चुके हैं। The state of the economy today is deeply worrying. The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. राहुल गांधी भी लगातार सरकार पर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाते रहे हैं। सड़क हो या संसद, राहुल ने हर बार ये मुद्दा उठाया है। गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदंबरम जी ने उनसे कहा, इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया।
और हुआ क्या? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। मनमोहन सिंह ने उदारीकरण के 30 साल पूरे होने पर कांग्रेस की पीठ भी थपथपाई और मौजूदा सरकार को नसीहत भी दी। लेकिन सवाल है कि क्या 30 साल के फासले को एक ही आईने से देखना सही है? क्या 1991 और 2021 के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात में फर्क नहीं आया है? लेकिन यह भी सच है कि देश इस वक्त विकास दर में गिरावट, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से भी जूझ रहा है, जिसे पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल से उपजे हालात ने यकीनन सरकार की मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। ऐसे में 30 साल पीछे जाकर मनमोहन सिंह ने तमाम सुधारों का जिक्र करते हुए आज नसीहत देने की कोशिश की, या फिर कांग्रेस पार्टी की एक अलग तरह की यह सियासत है। यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन है, राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी से। प्रोफेसर गौरव वल्लभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अतुल अंजान जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई के। लव कुमार सिंह सीनियर लीडर जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही मौजूद हैं संजीव अहलूवालिया, एडवाइजर हैं आप ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, सीधे सीधे नसीहत दी है मनमोहन सिंह ने। उन्होंने कहा है कि खुश होने की जरूरत नहीं है, 1991 से भी बुरे दौर का सामना हिंदुस्तान आगे आने वाले वक्त में कर सकता है। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होने की जरूरत है। कांग्रेस की नीतियों का जमकर बखान उनकी ओर से किया गया और आपकी नीतियों पर निशाना साधा गया। क्या है जवाब इस पर? देखिए चित्रा जी, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो एक इकोनॉमिस्ट है। वो एक इकोनॉमिस्ट की तरह जब बात करते हैं तो जाहिर है उस पर तवज्जो भी देना चाहिए, बिकॉज उनको इस बात की समझदारी भी है, इकोनॉमी की समझदारी है, और समझते हैं, भली बात ही समझते हैं। लेकिन जब वो एक पॉलिटिकल लीडर की तरह बात करते हैं और कांग्रेस के लीडर होने की तरह से बात करते हैं, तब उनको बहुत बेतुकी बातें करते हैं। मैं 2-3 बातें उनके आपके ही सामने रखना चाहता हूं। जब उनके समय में था 2004 में, जब हमारी सरकार खत्म हुई थी एनडीए, उस वक्त का आप जब आंकड़े उठाइए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जब अगर देखिए तो आपको दिखेगा कि उस वक्त जो है जो 24% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ था, जो 2005 में दिखता है। अब ये जो है, अभी मनमोहन सिंह ने पिछले बार पार्लियामेंट में कहा था, इसके बारे में पार्लियामेंट में इसमें कहा था कि ये जो है बहुत नीचे चला गया है। 2014 में जो है 1.6 पे इन्होंने छोड़ा था, 1.6 मतलब 24% में हमने दिया इनको, तो 1.6 पे लाके हमें दिया। मतलब इनकी जो हमारी नीतियां थी 1999 से 2004 या 1998 से 2004 तक, उसका भरपूर फायदा उन्होंने लिया। उसके बाद 2006 से इन्होंने जो तबाही मचाना शुरू की, तो आप देखिए जिस तरह से इन्होंने बैंकों में लोन बांटना शुरू किया। 1947 से 2006 तक जो पूरे बैंक की बैलेंस शीट थी, जितना लोन दिया था, उसको एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, वो 17 लाख 18 लाख के आसपास थी, और सिर्फ 6 साल में वो 54 लाख हो गया। मतलब 52 लाख, तीन टाइम कर दिया। मतलब बेतुके जो है वो जो उस तरह से जो उन्होंने लोन बांटा, उससे बैंकों पर बड़ा भार पड़ा। हमने देश हित में सोचते हुए इसको व्हाइट पेपर नहीं किया, वरना ये पूरे तौर से मनमोहन सिंह एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज की इकोनॉमी की स्टेटस जो है, जो हालात है, बेहतरीन है। हर चीज पॉजिटिव दिख रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए, सारे चीज दिखते हैं कि अपटिक है। आप चाहे वो 2 व्हीलर सेल्स में देखिए, चाहे आप ईवे बिल में देखिए, चाहे और भी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में देखिए। जीडीपी ग्रोथ में आपको दिख रहा है, जीडीपी ग्रोथ जो आपको दिख रहा है कि उसमें पॉजिटिव अट्रैक्शन है, और बाकी सारी चीजें जो है वो भी साथ में अच्छी दिख रही है। ये एक्सपोर्ट पे देखिए, एक्सपोर्ट जो है आज के दिन में एक्सपोर्ट भी आपको साफ दिख रहा है कि एक्सपोर्ट में काफी जो छा रहा है। मैं जवाब ले लेती हूँ। ग्लोबल मार्केट अच्छा कर रहा है। गौरव जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेता बनकर जब सलाह देते हैं तो उनकी सलाह ठीक नहीं होती है, और नसीहत हमें ना दें, क्योंकि तमाम अच्छे काम बीजेपी सरकार की ओर से किए गए हैं। और कुछ आंकड़े भी हैं, मैं चाहूंगी कि अब वो आंकड़ा दिखाइए। 1991 और 2021 की तुलना करते हुए किस तरह से, चाहे नौकरियों की बात करें, तमाम दूसरे पेशेवर लोगों की बात करें, तो यकीनन 1991 की तुलना में हालात आज अलग हैं। औसत कमाई देखिए, उस समय 1991 में 583 थी, जो 2021 में 12,140 हो गई है। 20 से ज्यादा फीसदी की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। कैबिनेट सचिव 30,000 उनकी कमाई थी, 2.5 लाख अब हो गई है। यहां पर देखिए 8.3% की बढ़ोतरी हुई है, और ये तमाम आंकड़े हैं। आर्थिक विकास का ये पैमाना, गौरव वल्लभ जी, कुछ आंकड़े सामने आए हैं, उसके जरिए बीजेपी अच्छे दिन दिखाने की कोशिश कर रही है।
क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, पॉइंट बाय पॉइंट आपके सवाल का उत्तर दूंगा। 2004 से 14 के बीच एवरेज जीडीपी की ग्रोथ देश में 7.7% थी, 7.7%। और हम कोविड को निकाल देते हैं, नहीं तो कहेंगे हम कोविड के पीछे मैं इनको छुपने का अवसर नहीं देना चाहता। 2014 से लेके 20 तक, कोविड के पहले, देश की एवरेज जीडीपी ग्रोथ प्रति वर्ष 4.8%। ये 7.7 वाली 4.8 पे क्यों आ गई चित्रा जी? इसके क्या कारण? इसके दो कारण। एक तो आपने बिना सोचे समझे, वित्त मंत्री जी को भी पता नहीं और आपने नोटबंदी कर दी, रिजर्व बैंक गवर्नर को भी पता नहीं, आपने नोटबंदी कर दी, और फिर आपने बिना तैयारी के एक आजादी के जश्न की तरह रात को 12 बजे आनन फानन में संसद खुलवा के जीएसटी लागू कर दी। उसका नतीजा क्या हुआ चित्रा जी कि 2012 में बेरोजगारी की दर देश में 2% थी, जो आज 7.5-8% है। इसका नतीजा ये हुआ। इसका नतीजा क्या हुआ चित्रा जी? मनमोहन सिंह जी की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण आज एक नया मिडिल क्लास जन्म लिया। आप में, हम जैसे लोग छोटे छोटे कस्बों से निकल के अपने रोजगार को तलाशते हुए बड़े शहरों में जाके अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। पर आज क्या हुआ? आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर किसकी देन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह और राजीव गांधी जी की देन है। पर आज हमारे आईटी मंत्री जी सिवाय जासूसी के कोई बात ही नहीं करते, पुराने वाले सिवाय ट्विटर के कोई बात ही नहीं करते। दुनिया के आईटी मंत्री बात करते हैं, दुनिया के आईटी मंत्री बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। हमारे आईटी मंत्री कहते हैं ट्विटर को हटाओ, दूसरे वाले कहते हैं कि जासूसी कराओ। ये इस माइंडसेट से आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तो मैंने कोरोना के पहले ही आपकी दुर्गति बता दी। अब आ जाओ कोरोना की हैंडलिंग। कोरोना की हैंडलिंग चित्रा जी, आपने सबने, इतने डॉक्टरों से आपकी चर्चाएं मैंने सुनी, सबने कहा वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। अब आज ही संसद में दिया हुआ हेल्थ मिनिस्टर ने का बयान बता रहा हूं। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ 3 डाटा देते हैं कोवैक्सीन के, 2 डाटा देते हैं कोविशील्ड के। अरे आप कर क्या रहे हो? आप इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, हमारी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, लोगों के हाथ में जब तक नया पैसा नहीं आएगा, डिमांड क्रिएट नहीं होगी और नया रोजगार नहीं आएगा। ये बोल रहे हैं मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये इन जैसे लोगों की बात सुनते हैं कि ये आम हिंदुस्तानियों की बात सुनते हैं, जिनको आज अपने हाथ में पैसा चाहिए, जिनको अपने परिवार में रोजगार चाहिए। अब जवाब सुन लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी जल्दी से। लास्ट स्टेटमेंट 2020 में चित्रा जी 3 करोड़ 20 लाख लोग मिडिल इनकम ग्रुप से लोअर इनकम ग्रुप में चले गए, 7.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए 1 वर्ष के अंदर। सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है? 2005 से 15 के बीच मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी के ऊपर लाने का काम किया। देखिए, बातें आज समय नहीं है कि हम वाद विवाद करें। ठीक है गौरव जी, मुझे लगता है जब मनमोहन सिंह ने कहा है कि 30 साल लग गए 30 करोड़ लोगों को बाहर निकालने में, आप 10 साल में ही कह रहे हैं 27 करोड़ से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया। तो ये मतलब क्या है? ठीक है, आप सब जवाब सुन लेते हैं। मैंने तो मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही है उनको कोट किया है, बस। मैं जरा जवाब देता हूं। बोलिए जफर इस्लाम साहब, फिर मैं जवाब देता हूँ। पहली बात, ये नौकरियों के बारे में बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्री कोविड लेवल जो वो 7.5% के आसपास था। अभी सीएमआई का डेटा जिसके बारे में बार बार करते हैं, आप लेटेस्ट आंकड़ा देख लीजिए, वो 6% के आसपास है। मतलब प्री कोविड लेवल से बेहतर है आज की स्थिति। ये आंकड़े आपके सामने हैं। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा कि जब इन्होंने बैंकों से बेतहाशा पैसा लुटाया, और मैं एक रिपोर्ट बताता हूँ जो डेट कर्ज करके एक रिपोर्ट आई है। एक तो सीएमआई का डेटा गलत मत कोट कीजिए, 7.3% है, झूठ मत बोलिए। अरे लेटेस्ट आके देख ले, लेटेस्ट मेरे सामने है, आप झूठ बोल के मत। अरे भाई देखो 6.6% है। 23 जुलाई का मेरे सामने, झूठ मत बोलिए। आपका प्री कोविड लेवल से बेटर के मेंबर है, आप अपनी प्रतिष्ठा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं हर डेटा को पढ़ के बोलता हूं। 7.3% है, 7.3% बोलिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अभी आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। करके अपनी बात रखिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास आना है। दरअसल देश के मौजूदा हालात को समझना जरूरी है। इनके नाम से ट्वीट करके, इनको लगा के टैग करके मैं ट्वीट कर देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद जल्दी से। दूसरी बात मैं आपको जो इन्होंने जो
जो इन्होंने लोन दिया था इन्होंने, उसका जो भार जो हम लोगों ने जो बैंकों में कितना बड़ा पड़ा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आपको एक छोटी सी क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के बारे में जो मैं दर्ज कर रहा था, अरे सुनो यार, मैं बात करो, मैंने बीच में टोका नहीं था। डेट कर्ज की रिपोर्ट देखिए, उस वक्त ये नहीं जवाब, ये इस वक्त नहीं सुनेंगे। इनके जब मनमोहन सिंह के सारे काले करतूत को मेरे को सीधा सा एक सवाल का जवाब दे दो। नहीं सर, काले करतूत जब बोल रहा हूँ तो उस वक्त उसको दुख हो रहा है क्या? मैं सारे आपके काले करतूत खोल रहा हूँ मनमोहन सिंह के, जिस तरह से आपके पैसे को बांटा। आप डेट कर्ज की रिपोर्ट पढ़िए, डेट कर्ज क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट पढ़िए, उससे आपके सारे करतूत समझ में आ जाएगी। आपके पैसे को प्लीज एक एक करके अपनी बात रखें, दोनों लोग बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। प्लीज ठीक है, आप लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। अतुल अंजान साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से जो कहा गया है, प्लीज मैं आऊंगी। जफर सलाम साहब वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप बोलेगा अपनी बात। पूरे 1 घंटे तक की डिबेट है, बाकी लोगों ठीक है 10 सेकंड जल्दी से कंप्लीट कीजिए। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि देखिए डेट कर्ज की रिपोर्ट पढ़िए, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मेरी रिपोर्ट नहीं, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, उसमें बताया जाता है कि जितने पैसा दिया गया, ये जो 32 लाख करोड़ जो इन्होंने बांटा है 6 सालों में, उसमें 67% ऐसी कंपनियां हैं जिसका अगर आप जो है आप फ्यूचर कैश फ्लोस को डिस्काउंट कीजिए और डिस्काउंटिंग रेट से, तो मतलब आपका डे 1 में जो एबिटा नेगेटिव आता, मतलब इसका सीधा बात पे कहो तो डे 1 में कंपनियां लॉस मेकिंग कंपनियों को इन्होंने फंड किया, इसलिए कि पीछे 10 जनपद को कमीशन आ रहा था, 10 जनपद को कमीशन आ रहा था। जीडीपी में कितना इजाफा हुआ है 1991-2020 का आंकड़ा भी हम दिखा रहे हैं। एक सेकंड सर, ठीक है अतुल अंजान जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, मनमोहन सिंह ने जो नसीहत दी है, इसके पीछे आप सियासत देख रहे हैं या वास्तव में मौजूदा परिस्थितियां इस तरह की बन गई हैं कि बहुत जरूरी है गंभीरता से सरकार पूरे मामले पर आगे बढ़े? क्योंकि बीते साल 1.5-2 सालों से हम देख रहे हैं कोरोना काल ने भी एक चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा कर दी हैं इस देश में, तो आगे आने वाला हिंदुस्तान का भविष्य क्या कहता है? स्थितियां गंभीर हैं ज्यादा? चित्रा जी, आप जो सवाल कर रही हैं वो सवाल बिल्कुल वाजिब है और बहुत गंभीर है। मैं आंकड़ों की बाजीगरी में इसमें नहीं जाना चाहता, किसका क्या था और क्या नहीं। मैं जनपक्षीय अर्थनीति की बात करता हूं। क्या इन आर्थिक नीतियों से जिन्हें मोदी साहब चला रहे हैं, इससे रोजगार की रास्ते खुल गए या रोजगार घट गए? इन आर्थिक नीतियों से देश के अंदर महंगाई घट गई या बढ़ गई? इन आर्थिक नीतियों के चलते तेल, डीजल और लुब्रिकेंट्स के दाम कहां पहुंच गए? इन आर्थिक नीतियों के चलते लोगों की खरीद शक्ति खत्म हो गई, इसलिए छोटे मझोले सीमांत जो हमारे उद्योग थे वो खत्म हो गए और हमारे निर्यात भी घट गए। इन सब उद्योगों के खत्म होने से लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए। सीएमआई क्या कह रहा है उसके ऊपर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। पिछले 1 वर्षों से अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में काम पर लगे, धंधे पर लगे 12 करोड़ लोग रोजगार से निकल गए किसी तरीके से। आज उनकी जिंदगी क्या है? इस जिंदगी को कैसे बचाया जाए? इस जिंदगी के लिए क्या किया जाए? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप कह रहे हैं नोट वहां बांट दिए और यहां कर जीएसटी का ऐसा फैसला था जिसने हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज की और गरीब साधारण आदमी की मेरुदंड को तोड़ दिया, बैकबोन को। आज वो कराह करके जी रहा है। आप एमएससी, एमएमसी, एमएसएमई करते रहिए, उससे कुछ नहीं है। लेकिन एक बात आप बताइए ना कि अगर कांग्रेस पार्टी की राज में रुपए बांट दिए गए बैंकों से, तो आपने उनको एनपीए क्यों बनाया मोदी जी? और आपने उनको देश से विदेश में जाने के लिए किसने कहा, किसने परमिशन दी? आप 400 करोड़ रुपया अभी तक अब आ रहा है ललित मोदी, अब आ रहा है। अरे भाई आप बोलिए मत, देखिए आपके न जरा आप हमारे समझदार और ठेकेदार मत बनिए। आप ये बात नरेंद्र मोदी को बताओ, हमको मत बताओ। हमको हमारे बहस में चलो, चित्रा जी के बहस को डिरेल मत करो। एक बात सुनो, एक बात सुनो, तुम अपने मोहल्ले में नहीं निकल पाते हो, बहस कर रहे हो यहाँ के। आज तक में अपने मोहल्ले में नहीं निकल पाते हो, बहस कर रहे हो यहाँ करके। मत बोलो, हम जो बोल रहे हैं हमने आपके बीच में बोला नहीं। आप खामोश हो, जब आपका नंबर, जब नंबर आए तो मेरा उत्तर देना। जब मेरा अपना नंबर आए तो मैं ये कह रहा था कि नोट, अपना ज्ञान अपने पास रख भाई, बड़ा भारी बोल रहा है।
और अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हर बात पे मोदी अपने देश के बारे में अपनी वफादारी दिखाओ पहले। मोदी जी, अपने देश के बारे में अपनी वफादारी दिखाओ। मोदी जी के अंदर में कंपनियों की वफादारी बहुत कर ली आपने। देश की अर्थव्यवस्था पर हम बात करने के लिए बैठे होंगे और अगर हल्के अंदाज में हम बात करेंगे, जरा सोचिए देश के लोग क्या सोच रहे होंगे। प्लीज सर, थोड़ी सी गंभीरता प्लीज। अतुल जी आपसे भी और जफर इस्लाम साहब आपसे भी थोड़ी सी गंभीरता दिखा दीजिए, थोड़ी सी गंभीरता। एक सेकंड सर, चलिए आप संजीव अहलूवालिया जी, क्योंकि ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ा है, लेकिन उसके पहले संजीव जी आपकी सब प्लीज आप दोनों ही लोगों से संजीव जी को सर दिखाइए आप। संजीव अहलूवालिया जी, सीधे मेरा आपसे सवाल है, मौजूदा जो स्थितियां हैं वो किस ओर इंडिकेट करती हैं, क्या संकेत देती हैं? क्या वास्तव में 1991 से हालात और ज्यादा बदतर होने जा रहे हैं, जिसका जिक्र आज डॉक्टर मनमोहन सिंह करते हुए दिखाई दे रहे थे? यह स्थितियां अभी वैसी नहीं हैं, सरकार कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि कोरोना बीते 1.5-2 सालों में एक बड़ी चुनौती लेकर आया है, उससे भी निपटना हिंदुस्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा रहा। ये चित्रा जी अगर आप इजाजत दें, क्योंकि देखिए मैं ये राजनीतिक दांव-पेंच पे नहीं फंसना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही दिग्गज लोग बैठे हैं आपके पैनल पे और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभालेंगे। मैं तो आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए जिस तरह की देवी आपदा से आज हम गुजर रहे हैं, इस तरह का मेरे ख्याल डिजास्टर तो हमारे ऊपर पिछले 30 साल में कोई आया नहीं है। तो ये बड़ा एक विचित्र सा समय है देश के लिए और आर्थिक व्यवस्था के लिए, जिसमें ये जाहिर है कि हर तरह के टेंशन और हर तरह का स्ट्रेस परिवार के बजट पे आएगा और सरकार के बजट पे आएगा, और जो कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट्स पे भी यही स्ट्रेस, और बैंक्स वगैरह की बैलेंस शीट में और स्ट्रेस जरूर आ रहा है। आरबीआई खुद आपको याद होगा कहा था कि सितंबर 2021 तक जो एनपीएज हैं वो लगभग 14% हो सकते हैं एसेट्स के, परंतु खुशखबरी ये है कि रिसेंट जो उन्होंने अपना मॉनेटरी रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो निकाला उन्होंने पिछले महीने, उसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं अब 14% नहीं होंगे, कम होंगे, 10%, 9.5-10% तक रहेंगे। तो ये खबरी है, एक मतलब एक संकेत है कि हालात उतने खराब नहीं होंगे जितने हम सोचते थे जब ये आपदा बहुत तेज चल रही थी। दूसरी चीज रोजगार। देखिए चित्रा जी, ये जो रोजगार का प्रश्न है ये पूरे विश्व में एक ये समस्या बन के बैठा हुआ है। एक तरफ हम लोग डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है। हमारे मेरे ख्याल कांग्रेस के प्रवक्ता थे जिन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यही मेन चीजें होती हैं भविष्य के लिए जो कि जीडीपी को बढ़ाएंगी। पर हकीकत यह है कि हमें जाना तो इसी तरफ है, इसमें कोई दो नहीं, और दोनों सरकार चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, दोनों में उसी तरफ ले जा रही हैं। पर इसका सीधा कुप्रभाव रोजगार पे ये हमें जान लेना चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि देखिए दो चीजें हमें संभालनी है। एक तो ये जो लोक सेवाएं हैं, जो बेसिक सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, सोशल प्रोटेक्शन की हो, जो आप पेंशन स्कीम्स हैं, इनको हमने और व्यापक बनाना है ताकि जो लोग कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं मार्केट प्लेस में, जिनकी नौकरियां गई हैं, जिनको नौकरी या मिल नहीं रही है, इनको किसी ना किसी तरह हम संभाल कर अपने साथ चला सकें कुछ और देर के लिए, जब तक इकोनॉमी स्थिर ना हो जाए। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि एक डिलीवरी मैकेनिज्म अब हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आधार अब काफी व्यापक स्तर पर फैल गया है। तो आप जानते हैं कि चाहे गल्ले का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सरकार ने तो बिल्कुल फ्री कर दिया है गल्ले का डिस्ट्रीब्यूशन, लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए तो फ्री गल्ला उनको मिल रहा है। पर हम जानते हैं कि जो पुराने बीपीएल के कार्ड वगैरह बने हुए, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वहां नहीं होना चाहिए। तो वो क्योंकि आधार कार्ड से लिंक नहीं है, वो पकड़े नहीं जाते। तो वहां पे हमें और नजर डालनी है, पैसा बचाना है, ताकि बचत करके हम उस पैसे को लोक सेवाओं के लिए
पर ये अन्य बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और सलाह आप दे रहे हैं सरकार को। क्या सरकार इसको लेकर उतनी ही गंभीर है? जफर साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा। लव कुमार सिंह जी भी जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। मनमोहन सिंह ने जो नसीहत दी है या फिर इसके पीछे की क्या कोई सियासत है, इसी मुद्दे को लेकर हल्ला बोल में हम चर्चा कर रहे हैं। फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से कहा गया है सरकार को नसीहत देते हुए 1991 से भी बुरी हालात में इस वक्त देश है, ऐसे में खुश होने की नहीं बल्कि आगे की तैयारी करने की जरूरत है। और भी तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं जिसको लेकर हल्ला बोल में लगातार चर्चा जारी है। एक बार आपके पास आते हुए जफर इस्लाम साहब, चूंकि यहाँ पर अलग अलग तबके की ओर से देखिए लगातार आपको सलाह भी दी जा रही है, आपके पास तमाम बड़े बड़े जानकार भी हैं, उसके बावजूद इस बात को स्वीकार करने में क्या हर्ज है? क्योंकि हम सब ने देखा है, और जिस बात का जिक्र गौरव वल्लभ कर रहे थे, उन्होंने बीते यूपीए के 10 सालों का आंकड़ा आपके सामने दिया और आपकी सरकार के आंकड़े, उस पर भी आप जवाब दीजिए। अगर कहीं से भी आपके लिए कुछ सुझाव या फिर नसीहत ही आ रही है और वास्तव में मुश्किल वक्त है, तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? देखिए चित्रा जी, सुझाव अगर वाकई सुझाव के तौर पर दिया जाए और उस पर राजनीति ना हो, जाहिर है देश का हर व्यक्ति को अधिकार है और प्रधानमंत्री ने बराबर इनकरेज किया है, लोगों का सुझाव उन्होंने स्वीकार किया है और बराबर उन्होंने अपने कई बार एड्रेस में लोगों का नाम भी जिक्र किया है कि इनके अच्छे सुझाव थे, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सुझाव लेने में हम बहुत रिसेप्टिव है, और लेकिन अगर राजनीति से प्रेरित सुझाव हो तो समझ में आता है। इसलिए मैंने कहा कि जब हमने मजबूत मजबूत इकोनॉमी जब दी थी, मैंने आपको आंकड़े दिए, मजबूत इकोनॉमी दी थी, उसको उन्होंने कमजोर इकोनॉमी देके हमने, और आप देख लिए दोनों 2004 के 2004 हालात खराब है ना, आप इस आंकड़ों के लिहाज से समझाइए ना कि हालात क्या वास्तव में अच्छे दिन वाले हैं? देखिए आज मैं ये बात जो कहने जा रहा हूं आपको, आपने तबाह कर दिया मनमोहन सिंह जी को छोड़िए, अरे सुनिए, तबाह कर दिया। से बात कीजिए ना, चाइना के गोद में बैठ के मत बोलिए। ये आज पूरे दुनिया में जिस तरह से महामारी से गुजर रहे हैं, इस महामारी में जिस तरह से देश को बीच में बोल रहे हैं, तुम्हारी आवाज हमारे से ज्यादा नहीं है तेज। अरे तो आप चिल्लाइए ना, लेकिन झूठ थोड़ी बोलने देंगे आपको, हम भी उतने ही चिल्ला के बोलेंगे। नहीं दूंगा आपको, आप अरे कोई दिक्कत नहीं, आप उतने ही चिल्ला के बोलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों के पैरवीकार, देखिए चित्रा जी, इनको धक्के देके निकालिए, इस लायक भी नहीं है कि डिबेट इतना गंभीर विषय है जिस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अतुल जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। अतुल अंजान जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, मैं फौरन लौट लूँ अतुल जी आपके पास, प्लीज प्लीज सर, प्लीज महात्मा गांधी को हत्यारों की वकालत, प्लीज अतुल जी प्लीज। आप देश की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर करना है तो कीजिए, नहीं तो आपको धक्के देके यहाँ से निकाल देना चाहिए। जफर आप हमको निकालने की बात कर रहे हैं। टिप्पणी करें ना, हम आ जाते हैं अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था कितना गंभीर मामला है ना, उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम दर्शकों का समय जाया करेंगे प्लीज। ये ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, बोल रहा तो मैं क्या करूँ प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी। मैं तो अपनी बात रख रहा था, अपनी बात रखिए, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा था, देखिए मैंने कहा आपको कि आप आज जिस तरह से पूरी दुनिया गुजर रही है महामारी से, उससे हमारा देश कोई ये अकेला नहीं है, सब इस दौर से गुजर रहे हैं। और पूरे पिछले 100 साल में ऐसा किसी ने ऐसा समय देखा नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता सरकार की थी। जब लॉकडाउन हुआ तो रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्कुल खत्म हो गया। आप देखिए, बहुत सारे आपको जो हम आंकड़े नहीं देना चाहते, लेकिन हालात से आपको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब लॉकडाउन के समय रेवेन्यू जो है सरकार का खत्म हो गया था, लेकिन खर्चा जो था, इसलिए हमने प्राथमिकता दी गरीबों के लिए। इसलिए जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री ने चलाई, जिसमें पहली बार 1,70,000 करोड़ कारपोरेट घराने हैं, 1,70,000 करोड़ का पैकेज शुरू किया। आत्मनिर्भर पैकेज 1, 2, 3 के तहत हमने हर बार कोशिश की कि गौरव वल्लभ जी, ये बात तो सच है ना, ये बात तो सच है ना गौरव वल्लभ जी। 100 सालों में इस तरह की महामारी आई है जिसका सामना हिंदुस्तान समेत तमाम मुल्कों ने किया है, और अगर हालात इस तरीके के हैं तो उसके लिए सीधे तौर पर क्या सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? 80 करोड़ लोगों तक अगर मुफ्त में खाना पहुंचाना हो, 75% लोगों तक फ्री में वैक्सीनेशन करना हो, और भी तमाम सुधारों के उपाय हो, तो पैसा कहां से? कहीं से तो इंतजाम कर ही रही है ना सरकार। और संजीव अहलूवालिया भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हालात उतने खराब नहीं है जितना कि बताने की कोशिश की जा रही है। चित्रा जी, मैंने तो एक छोटा सा सवाल पूछा था कि 2004 से 14 के बीच एवरेज जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही, और 2014 से 20 कोरोना के पूर्व
जीडीपी ग्रोथ 4.8% रही, क्या कारण है? उसका जवाब नहीं दे पाए ना ये, क्योंकि उसका कारण मैं बता देता हूँ। ये मैं आपसे आपने कहा हम सबका सुझाव लेते हैं। जफर साहब, आपने नोटबंदी किसके सुझाव पे की थी? आपने बिना तैयारी के जीएसटी किसके सुझाव पे की थी? आपने 4 घंटे के नोटिस पे सारी मैन्युफैक्चरिंग कारखाने बंद करने के, ताले लगाने के काम किसके सुझाव पे किया था? मुझे वो 3 आदमी गौरव वल्लभ जी, सरकार बार-बार ये कहती रही है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नोटबंदी पर लगाम लगाने की जरूरत थी, जीएसटी भी आर्थिक सुधारों के तहत ही लेकर आया गया। मैं आ रही हूं जफर साहब, एक बार इनकी बात हो जाए। हाँ, जल्दी से। चित्रा जी, नोटबंदी के कारण हमारा पूरा असंगठित क्षेत्र खत्म हो गया, जीडीपी में 2.5 से 3% गिरावट आई। जीएसटी के कारण आपने पूरा संगठित क्षेत्र, बिकॉज आपने तैयारी नहीं करी। आपको क्या, आपको इवेंटबाजी से फुर्सत नहीं मिलती है। आप पॉलिसीज में भी इवेंटबाजी लाते हैं, गवर्नेंस में भी इवेंटबाजी लाते हैं, तो जो मूल पॉलिसी है वो पीछे छूट जाएगी। और अब एक छोटी सी बात तोहमत लगा रहे हैं, मैं जवाब देना चाहता हूं। एक बार मेरे को बोलने दीजिए जफर साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप ही के सहयोगी हैं जफर साहब। आप वीडियो निकाल के देख लिया, आप गलत आंकड़ा दे रहे थे इसलिए बोला जफर साहब, नहीं तो मैं नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं आप गलत आंकड़ा दे रहे। 2002 आप जो बोल रहे हैं जीडीपी ग्रोथ के बारे में, उसका मैं जवाब देना चाहता हूं गौरव वल्लभ जी। जीडीपी ग्रोथ आप बताइए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब और प्राइवेट कैपेक्स कितना हो रहा था 2006 से 2014 के बीच में? नहीं, मैं पूछ रहा हूं प्राइवेट कैपेक्स हो रहा था, उसकी वजह से प्राइवेट पब्लिक। मेरे से एक सवाल पूछा जिसमें आप कह रहे हो प्राइवेट हो गया। नहीं, तो बात रखेंगे दोनों लोग। ये बताइए कि एक सेकंड प्लीज वापस पटरी पे लाने में समय तो लगता है। और हम गलत बात, जब डिमांड का पहिया ऐसे रुका रहेगा लव कुमार सिंह जी, तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसे आगे बढ़ेगी बताइए? स्थिति वर्तमान में जो है उसको देखते हुए हम और वीआईपी जैसी आपकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। देखिए चित्रा जी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से, वही दावा करे हैं इस चमन के रहनुमाई का। और जहां तक इस तरह की बात है, अर्थव्यवस्था की बात है, थोड़ा समय दीजिएगा आप, क्योंकि मुझे बहुत देर बाद बोलने को बोली है। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, जिस समय ये नीतियां लागू हो रही थी, इसी का मनमोहन सिंह ने लागू किया। तो मनमोहन सिंह और उसके पहले चंद्रशेखर जी की सरकार थी, यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, और यही सुधारवादी नीति ला रहे थे। इसके लिए कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस खींच लिया था। 3 महीने का अंतरिम बजट उनको पेश करना पड़ा था। मैं यहाँ तक आपको बता दूं कि जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, ठीक है, सारी बुराइयां नहीं होती। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी जिस दृढ़ता के साथ हमारी सरकार लड़ रही है, और जिस समय इन्होंने आर्थिक सुधार लागू किया था, पूरा विपक्ष इनके साथ कम्युनिस्ट छोड़कर खड़ा था। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उसके उदारीकरण के विरोध में थी, जिसके पैरोकार अतुल अंजान जी बैठे हुए विलुप्त होते जा रहे हैं। इनकी बात को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी ये सरकार में आए थे। देवगौड़ा सरकार में गृह मंत्री, कृषि मंत्री जैसा पोस्ट इनके पास था, लेकिन ये फिर उस समय सत्ता की मलाई चाटने लगे। उस समय इनको आर्थिक उदारीकरण नजर नहीं आया, ये भी आपने देखा होगा। और जहां तक बिहार का कंसर्न है, मैं बता दूं जिस स्थिति में बिहार था, आज उस स्थिति से कितना बाहर निकला है। चित्रा जी, आप खुद बिहार में आई है, आपने देखा है कि इस तरह से सड़कों का जाल बिछा, घर घर बिजली पहुंची, आज घर तक, हर घर, हर खेत तक पानी पहुंचाने की हमारी योजना है। कम सीमित साधनों में माननीय नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पोशाक योजना हो, साइकिल योजना, इसके माध्यम से बच्चियों को स्कूल में पहुंचाने की व्यवस्था की हो। और जो मोदी सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है वो है LPIF इनका। ये आप कह सकती है कि जो जिस तरह से 1.46 लाख करोड़ इन्होंने देने का घोषणा किया है 5 सालों में कंपनियों को, उससे तो रोजगार बढ़ेगा। अतुल अंजान जी, देखिए वो गिना रहे हैं कि कितने पैसे दिए हैं रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने। ठीक है सर, अब जवाब सुन लेते हैं। अतुल अंजान जी को लेकर भी आपने सवाल पूछे थे। ठीक है सर, अब मैं जवाब ले लेती हूँ, प्लीज बोलिए अतुल जी। देखिए, जितने आरोप लगाए जा रहे हैं और जितनी बड़ी ऊंची ऊंची बातें की जा रही हैं, इनको समझने की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूं ना कि 110 रुपए से ऊपर पहुंच गया पेट्रोल का दाम, 100 रुपए के पार कर गया डीजल के दाम। जब पेट्रोल और डीजल के दाम, एक बात समझिए, सिर्फ 23% ही सामान जनता का ट्रेन और मालगाड़ी से सारे देश में पहुंचता है, बाकी सब
ट्रकों से पहुंचता है। गांव के अंदर मोटरसाइकिलों पर, कार पे लेकर लोग दवाइयां बिल्कुल किनारे शहर से लेकर जाते हैं। जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाती है। आप इसी पर गौर कीजिए ना, 90 रुपए किलो जो कड़वा तेल था, मस्टर्ड ऑयल था, आज 220 रुपए है। आखिर वजह क्या है, क्या कारण है? इस पर सरकार नहीं गौर करेगी। महंगाई का अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ गया है। अरे दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भारत में है, यूरोप में तो कुछ है ही नहीं उसका। तो इसलिए आता है, वो तो एक झटके में आता है और एक क्लिक करो तो बाहर चला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकल जाता है। हमारे देश के अंदर कितने रुपए पैदा हो रहे हैं, किसान जीडीपी में जो रोल प्ले कर रहा है उसे मिल क्या रहा है? 4% सिर्फ पैडी का दाम आपने एमएसपी पर बढ़ाया। सारे किसान बैठे हुए संसद के ऊपर बैठे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? इस देश के अंदर खेत मजदूरों की स्थिति और बदतर हो गई है। इसको कोरोना काल ने तबाह कर दिया। और ये जो कहना कि हम फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, चित्रा जी, ये मोदी सरकार ने तो दाम लगाया था 500, 800, 1400। मैं तो बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज इस देश के अंदर फ्री वैक्सीन हो रहा है। ये मोदी जी की वजह से नहीं हो रहा। कृपया इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सामाजिक पक्षधरता को ध्यान में रख करके, संविधान में दिए गए दिशा निर्देश को ध्यान में रख करके ये सरकार को बाध्य किया है। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि महंगाई को कैसे रोकें, ये बढ़ती हुई बेरोजगारी को। आपको मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में रोजगार कितना हुआ है? 900 करोड़ रुपया पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने फार्म खरीदने में लगा दिए। ये क्या हो क्या रहा है? ये कहां जा रहा है स्थिति? रेल के दाम आपने स्पेशल बना करके, वही ट्रेन है, ट्रेन नंबर वही है, उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, रफ्तार वही है, उन्हीं स्टेशनों पर रुक रही है, स्पेशल करके 3 गुना। वक्त की कमी है, वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है। यकीनन जो कोरोना का काल रहा वो बहुत सारी चुनौतियां अपने साथ लेकर आया है, लेकिन विपक्ष के इस पर अपने तर्क है। उसका ये कहना है कि दरअसल सरकार देश की इकोनॉमी को सुधार नहीं पा रही, संभाल नहीं पा रही है, स्थिति बिगड़ रही है, जबकि सरकार का ये दावा है कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर जो नसीहत दी गई थी आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उसी पर हल्ला बोल आप देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज 2 टूक कहा है कि देश की इकोनॉमी के लिए 1991 से भी चुनौतीपूर्ण स्थिति आने वाली है। ऐसे में खुश होने की नहीं बल्कि सुधार किए जाने की जरूरत है। इसको लेकर बीजेपी अब उन पर हमलावर हो गई है। उसका यह कहना है कि हमें नसीहत ना दें, हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और देश आगे बढ़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हल्ला बोल में आप चर्चा सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।